नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज हम बेहद महत्वपूर्ण, जन कल्याणकारी और एक बेहद ही ऐसे मसले की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरे भारतीय जनमानस को अत्यधिक परेशान कर रखा है, अत्यधिक तकलीफ में दे रखा है और पूरे देश भर में एक डर का माहौल बना रखा है। नाम इसका कोरोना वायरस है। दिसंबर 2019 में जब ये चीन में डिटेक्ट हुआ था तब इसको एक सामान्य वायरस की तरह ट्रीट किया जा रहा था, लेकिन बहनों भाइयों 7 महीने बीतने के बाद ये वायरस खतरनाक, बेहद ताकतवर, जानलेवा और बहुत विस्तारवादी होता जा रहा है। वुहान से निकला ये वायरस दुनिया के 188 देशों पर छा चुका है, 188। हालात हर देश में लगभग बिगड़ चुके हैं, कई देश इससे उबर भी चुके हैं, पर परिस्थितियां कमोबेश सब जगह एक जैसी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है कि दुनिया 20 मिलियन यानी लगभग 2 करोड़ पेशेंट्स के आसपास, एक केसेस के आसपास पहुंच रही है। कोरोना वायरस प्रभावित मरीजों की संख्या दुनिया भर में तकरीबन 2 करोड़ पहुंच चुकी है और अब जब मैं आपके साथ अभी डिबेट कर रहा हूं तकरीबन 6,90,000 लोग मारे जा चुके हैं। भारत में स्थितियां खतरनाक हैं। अमेरिका, ब्राजील और भारत, ये 3 ऐसे प्रमुख देश हैं जहां पर कोरोना वायरस भयानक तरीके से बढ़ रहा है। अगर हम आज की डेटा की बात करें तो ये डेटा ज्यादा डरावना है, ये डेटा ज्यादा खौफनाक है। भारत आज नंबर 1 की पोजीशन में पहुंच गया है नए केसेस डिटेक्ट होने के मामले में, यानी भारत में नए केसेस मिलना दुनिया में सर्वाधिक है। आज हमें 51,000 से ज्यादा केसेस लास्ट 24 आवर्स में डिटेक्ट हुए हैं, ये रिकॉर्ड है। अमेरिका में तकरीबन 48,000 और 45,000 के आसपास करीब ब्राजील में केसेस मिले। नए केसेस के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पोजीशन में पहुंच गया है। हम 18 लाख का केस पार कर चुके हैं, 1850 के लमसम आसपास होगा। रात में डेटा और भी बढ़ सकता है। 38,000 से ज्यादा मौतें हो गई भारत में। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम बड़ी तेजी से 1 लाख संख्या की तरफ बढ़ रहे हैं, 1 लाख केसेस। उत्तर प्रदेश में मरने वालों की संख्या करीब 1800 के आसपास पहुंच चुकी है और ये लगातार बढ़ रहा है। और एक बड़ी हाई प्रोफाइल मौत कल हुई। उत्तर प्रदेश सरकार की सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमती कमल रानी वरुण की कोरोना वायरस के चलते दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हो गया। सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर। कहने का तात्पर्य यह है कि आम आदमी हो, खास आदमी हो, कोई भी हो, उद्योगपति हो, बड़े से बड़ा फिल्म स्टार हो, कोई भी हो, देश के गृह मंत्री भी हो, किसी को नहीं छोड़ता। आपने छोटी सी भी चूक की, इस वायरस के चपेट में आप आएंगे। ये वायरस इतना खतरनाक है, इतना ताकतवर है कि आपके सभी सुरक्षा कवच को भेद कर आप तक पहुंच जाएगा अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो। मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, बस ये समझाने के लिए आया हूं कि ये वायरस अब उत्तर प्रदेश या देश भर में बहुत खतरनाक मोड़ पे पहुंच गया है और बड़ा तकलीफदेह वायरस है। ये आपको अपनों से अलग रखता है, आपको आइसोलेट करता है, आपको ट्रबल में डालता है। हर क्षण आप परेशान रहते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। स्थानीय स्तर पर जो इलाज मुमकिन है वो सब कुछ हो रहा है। 64% लोग रिकवर भी हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि 36% लोग ठीक भी नहीं हुए हैं और उनमें से कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। ये चिंता का विषय। उत्तर प्रदेश सरकार के एक और कैबिनेट मिनिस्टर महेंद्र सिंह भी अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, आइसोलेट हैं घर पे। ये बताने के पीछे तर्क ये है कि आप सावधान रहिए, ये वायरस किसी तक पहुंच सकता है। इस वायरस को लेकर जो नासमझी दिखाई जा रही है ये खतरनाक है। इस वायरस को लेकर जो लापरवाही दिखाई जा रही है वो खतरनाक है। इस वायरस को लेकर जो कैजुअल एटीट्यूड है वो खतरनाक है। ये वायरस ताकतवर है। जिस दिन हम ये बात समझ लेंगे उस दिन इस वायरस से हम बच सकेंगे। मास्क लगाइए, बहुत आवश्यक हो तभी घरों से निकलिए। सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। सरकारों ने आपसे ये बात कहना बंद कर दिया है, पर मैं आपसे रोज आकर ये बात करता हूं। आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं आपको डराता हूं। मैं डरा नहीं रहा हूं, स्थितियां आपके सामने हैं, आप देखो ना। आपकी आंख बंद कर लेने से अगर कोरोना वायरस चला जाए तो मैं दिन भर आंख बंद रखूंगा, लेकिन जो स्थितियां समक्ष विद्यमान हैं उनको तो आपको अपना देखना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। आपकी आंख बंद कर लेने से, कान बंद कर लेने से या किसी के कह देने से कि कोरोना वायरस से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होता है बहनों भाइयों।
आपकी जान खतरे में है, आप खतरे में हैं, आपका परिवार खतरे में है, आपका समाज खतरे में है, आपका प्रदेश खतरे में है, आपका देश खतरे में है। ये वायरस कोई छोटा मोटा वायरस नहीं है। अमेरिका में 50 लाख केसेस से ज्यादा डिटेक्ट हो चुके हैं, 1.5 लाख से ज्यादा अमेरिकी मारे जा चुके हैं। जो अमेरिका एक अपने नागरिक मारे जाने पर दुनिया के दूसरे देशों पर चढ़ाई कर देता है, उसके यहाँ 1.5 लाख लोग मारे गए। सेकेंड वेव आई है, फ्लोरिडा, टेक्सास, कैलिफोर्निया में तबाही के हालात हैं। आप उनके सामने क्या चीज हैं? आपके यहां तो बेड तक नसीब नहीं हो रही है लोगों को, बड़े से बड़े ताकतवर लोगों को बेड नसीब नहीं हो रही है, तो आप जैसे आम लोगों की क्या बिसात? आपको तो कोई पूछेगा भी नहीं। बचना है तो घर पे रहना है, बचना है मास्क पहनना है, बचना है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बचना है फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बचना है साबुन से हाथ धुलना है। यही एकमात्र तरीका है और कोई तरीका नहीं है इसका। और अगर आप इस तरीके का पालन नहीं करेंगे तो जो आज हालात लखनऊ में हैं, कानपुर में हैं, उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों में हैं, स्थितियां ठीक नहीं हैं। सरकार लाख कहे उसके पास बहुत बेड है, लखनऊ ने देख लिया कितनी बेड है, कानपुर ने देख लिया कितनी बेड है, सबको पता है क्या हो रहा है। लिहाजा आप अपने को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। बहुत आवश्यक हो बहनों भाइयों तो भी घर से निकलिए। कृपया सरकारों की बताई गई बातों पर ना आके अपना बुद्धि विवेक इस्तेमाल करिए। सरकारों ने तो जब कुछ थोड़े केसेस थे सब कुछ बंद कर दिया था, अभी सब कुछ खोल दिया है। आज उत्तर प्रदेश में 4,500 केसेस आए हैं। जिस यूपी में 100, 150, 200 केसेस मिलते थे, आज 4,500 केसेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जांचें बढ़ा दी हैं, और जांचें बढ़ेंगी और केस आएंगे, और जांचें बढ़ाएंगे और ज्यादा केस आएंगे। सोसाइटी के भीतर कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, हम उनका टेस्ट करेंगे, वो पॉजिटिव मिलेंगे। तो कृपया जिम्मेदारी का परिचय दें और आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। आप ये समझ रहे होंगे कि ये क्या कुछ चल रहा है। हमने आज ये पॉलिटिकल पैनल नहीं बुलाया, आज उत्तर प्रदेश और देश भर के चुनिंदा मैंने डॉक्टर्स बुलाए हैं, विशुद्ध डॉक्टर, जिनका काम है, जो कोरोना वायरस से पिछले 7 महीने से लड़ रहे हैं। ये असली कोरोना वॉरियर हैं, ये असली टीम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश भर में अपनी जान जोखिम में डालकर आपका इलाज किया है, आपके घर वालों का इलाज किया है, आपके दोस्तों का इलाज किया है, आपके रिश्तेदारों का इलाज किया है। अभिनंदन के पात्र ये लोग हैं, इनका सम्मान किया जाना चाहिए कि इन्होंने खुद को जोखिम में डाला, आपको बचाया, जबकि आपको जानते भी नहीं कि आप कौन है। ये होते हैं डॉक्टर, ये होते हैं हमारे मेडिकल कर्मी, ये होते हैं हमारे पैरामेडिकल स्टाफ। बहादुर ये हैं। बहादुर वो नहीं है जो बैठकर घरों में नीतियां बनाते हैं, जो बैठकर एयर कंडीशन दफ्तरों में नीतियां बनाते हैं। बहादुर ये कौम है, और मैं इनसे आपका परिचय कराता हूं। डॉक्टर वेद प्रकाश मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आशुतोष दुबे मौजूद हैं, डॉक्टर अनूप अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं, और हम सबके बड़े प्रिय डॉक्टर एम वली साहब भी मौजूद हैं, और डॉक्टर रमा श्रीवास्तव और बीरेन सिंह जी हमारे स्टेट हेड। मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने इस कार्यक्रम में जुड़ने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की। तो डॉक्टर आशुतोष दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं। आप चूंकि सिविल हॉस्पिटल लखनऊ का हैंडल कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा केसेस भी आप हैंडल कर रहे हो। आप मुझे बताओ कि इस वक्त क्या हालात हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, किस स्तर पर लोग लापरवाही कर रहे हैं, और ये संक्रमण का स्तर इतना क्यों फैल रहा है? देखिए, जहाँ तक रही बात सरकार का, सरकार अपने जो प्रयास करना था, सरकार प्रयास लगातार कर रही, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर अब ये मानना है कि कोरोना का संक्रमण सरकार और समाज के सामूहिक प्रयास से नहीं, बल्कि हम लोगों के व्यक्तिगत प्रभाव से ही दूर होगा। जब तक कि हम लोग अपनी सामूहिक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। सरकार ने कोरोना से बचने के उपाय हमें ज़रूर बताए, लेकिन आज जब हम सड़कों पर देखते हैं तो 50% से ज़्यादा लोग मास्क का प्रयोग ही नहीं करते हैं, और जो लोग करते हैं उसमें ज़्यादातर लोग मास्क ऐसे गले में लटका के रखते हैं, जब उनको कोई टोंकता है या कोई कुछ कहता है तो वो मास्क को लगा लेते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल से गए हैं लोग। और जहाँ तक रही बात सैनिटाइजेशन की, लोग अमूमन हाथ धोना या साबुन लगाना ये अपनी तौहीन समझते हैं। लगातार प्रयास करने के बावजूद भी लोग इन चीज़ों को नहीं मान रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी सोचने की है, कभी कभी मैं यही सोचता हूँ, कितनी बड़ी विडंबना है जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए लगी है। हमें जो अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा करनी चाहिए, हमें स्वस्थ होना चाहिए, इन उपायों के लिए सरकार और पुलिस को हमारे ऊपर जो है कानून बनाना पड़ रहा है। मास्क न लगाने के लिए जो है 500 रुपये का अर्थदंड लगा रही है, जबकि ये हमारी भलाई की चीज़ें हैं।
तो हम लोग लापरवाह इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जिसका खामियाजा हम लोग दिन प्रतिदिन भुगतते जा रहे हैं। जैसे आपने आंकड़े प्रस्तुत कैजुअल किए हैं, एटीट्यूड है। इस कारण से लोगों में निर्भीकता ऐसी आ गई है। किस बात की निर्भीकता है, क्यों भयावहता लोग नहीं समझ रहे हैं, ये मैं खुद आज तक नहीं समझ पाता हूं। जब हम लोग आपस में मरीजों से कहते हैं जिनके परिजन अस्पताल में भर्ती होते तो हैं, उनका जवाब क्या होता है कि ये लापरवाही क्यों हो रही है? आप तो सैकड़ों मरीजों से मिलते हैं जो कोरोना वायरस पॉजिटिव है। आप क्या, मैं आपका कॉमन थ्योरी एजेंट रिसर्च क्या है इन लोगों के बारे में? लोग मुस्कुरा कर ये कहते हैं कि साहब हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल ठीक हैं। उनको हम लोग प्रयास करते हैं, समझाते हैं, लेकिन पता नहीं किस बात से वो निर्भीकता प्रकट करते हैं, किस चीज़ का उनको गुमान है कि वो मास्क लगाना पसंद नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं। अमूमन लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, जहाँ तक व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने चिकित्सालय की बात करता हूँ, कॉन्टीन्यूअस माइकिंग होती रहती है। मैं खुद माइक लेकर के चलता हूँ, लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, पर्चा काउंटर पर, दवा डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर पर, इवन जहाँ पे मरीज भर्ती रहते हैं। मतलब ये हमारे स्वभाव में बेपरवाही है जी, या फिर अवेयरनेस नहीं है? नहीं, देखिए अवेयरनेस तो जितना आप लोगों ने प्रयास किया, जितना समाचार पत्रों ने किया, या जितना सरकार ने हर एजेंडे पे, खास करके मैं अपने चिकित्सालय में वहाँ तो 24 घंटे एडवर्टाइज करता रहता हूँ कि एक दूसरे से 1 से 2 मीटर की दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजेशन करें, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं मानते। एक हठ धर्मिता बन गई है, एक इनका कुछ लोगों का ऐसा पर लोग तो कह रहे हैं कि ये खतरनाक वायरस है ही नहीं, ये तो सामान्य वायरस है। जी, ये कुछ हद तक लोगों में इस तरह की बातें हो गई हैं। लॉकडाउन के बाद लोग घरों में कैद रहे, घरों से जब बाहर मतलब निकले, हम लोग पागल हैं या अमेरिका पागल है या दुनिया पागल है? केवल यूपी के यही कुछ लोग दिमागदार हैं जो ये कहते हैं कि सामान्य फ्लू है, मतलब वो सब पागल हैं इसका मतलब? ये लोगों में किसी बात की निर्भीकता है, किस बात के लिए क्यों नहीं समझ रहे हैं, यह कह पाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। ऑलराइट, मैं पद्मश्री डॉक्टर एम वली साहब की तरफ रुख करता हूं। सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे बड़े पुराने पैनलिस्ट हैं और इन्होंने कोरोना पर बहुत काम किया है। डॉक्टर वली, बहुत शुक्रिया आपका। अभी डॉक्टर आशुतोष दुबे की बात की आपने, मैं मानता हूं कि पूरे लखनऊ में सर्वाधिक केसेस डॉक्टर दुबे ने हैंडल किए हैं। बहुत ही मेहनती, बड़े योग्य व्यक्ति हैं ये। इनकी पीड़ा आपने सुनी ना अभी? सुना एक एक अक्षर में बड़ा ज्ञान छुपा हुआ था। और आपने जो इतनी पिट्टामारी करके ये जो अपना कैप्सूल बनाया शुरू में, और ये भी पूरे ज्ञान से और पूरी रक्षात्मक तथ्यों से भरपूर है। आपको कोविड रक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए। इस लिखने के लिए, बोलने की हिम्मत के लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। हाँ, सही बात कह रहे हैं आप। डॉक्टर साहब भी 100% सही कह रहे हैं और मुझे उम्मीद है आपके और पैनलिस्ट भी मुझसे एग्री करेंगे और वो भी जो कहेंगे मैं उनसे एग्री करूँगा। जी, तो आपका क्या मत है कि ये संक्रमण इतनी रफ्तार में भारत में क्यों फैल रहा है? प्रॉब्लम ये है कि नहीं, अरे ये मत नहीं है साहब, ये विदित है, सर्वविदित है। अभी एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है इंटरलैंड अनलॉकिंग पे। ये आप इसके बारे में बताइएगा, कल को एक प्रोग्राम करिएगा। रैपिड असेसमेंट सर्वे हुआ है आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के अंतर्गत। एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट एक संस्था है उसके अंतर्गत, और यूपी की आपकी साथ करके एक संस्था है, और आई सक्षम करके है। ये इन्होंने किया है और इन्होंने 4835 घरों में जाकर 6 से 8 जुलाई तक किया है। और उन्होंने एक नई बात बता दी है अभी क्या? कि जो हमारे माइग्रेंट भाई वर्कर आए थे वो वापस भी आने शुरू हो गए, और 45% उनमें से और वापस आना चाह रहे हैं। जो वहां रह गए हैं उनके जरिए गांवों में कोरोना फैल रहा है। ओह माय गॉड। और डिस्ट्रेस जो है अभी भी है कोरोना की, जो अब शहर से उठकर, बड़े शहरों से उठकर छोटे शहरों और गांवों की तरफ जा रही है। और जहां हमारे संसाधन बिल्कुल मिनिमल हैं, और कोरोना की जो बीमारी है, ये जो हम इसका गा रहे हैं पिछले 7 महीने से, खांसी आएगी, बुखार आएगा, सांस लेने में परेशानी होगी, खाली ये लक्षण नहीं है।
हर मरीज में अलग तरीके से कोरोना परेशान कर रहा है, इंडिविजुअलाइज हो गए लक्षण। और एक घर में अगर 5 आदमी हैं तो उन 5 को कोरोना अलग अलग लक्षण दे के परेशान कर रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है आज कोरोना की। अभी अभी मैं आपके पास आने से पहले एक डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो डॉक्टर निगेटिव हो गया 11-12 दिन के बाद और वो डिस्चार्ज हो गया और 3 हफ्ते के बाद उसको मुंह से खून आया और सडन डेथ हो गई। ये कोरोना का नया कॉम्प्लिकेशन सामने आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आपने भी कहा शुरू में कि मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। आपने अभी बोला कि मैं डरा नहीं रहा हूं, मेरा काम डराना नहीं है, मेरा काम समझाना है। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि कोरोना से बचने का जो मात्र उपाय है वो इसमें जब हम कोई टेलीफोन डायल करते हैं, इसमें जो आवाज आती है डायल टोन में, उसमें 5 बातें जो बताई गई हैं उस पर अमल कर लें तो हम कोरोना से बच जाएंगे, आज भी बच जाएंगे। देखिए हमारे गृह मंत्री साहब अस्पताल में जाना पड़ा, हमारे बीजेपी के चीफ को, कर्नाटक बीजेपी के चीफ को। क्या हो रहा है? ये इतने समझदार लोग, इनको कहीं ना कहीं वो घुस गया। मास्क लगा रहे थे, अमित शाह जी मास्क लगा रहे थे, हर मीटिंग में लगा रहे थे। कहां से आ गया? हवा से आ गया। हवा में है, हवा से कोरोना फैल रहा है। तो इस हवा को ढकिए, अपने को ढकिए, आंख को भी ढकिए। आंख, नाक और मुंह, 3 चीजें ढकिए। मुंह, आंख को मत भूलिए। जब हम मास्क की बात करते हैं आंख को भी ढकिए। प्रोटेक्टिव गॉगल्स लीजिए, ये बहुत जरूरी है जी। नहीं तो ये किसी भी रास्ते से घुस जाएगा। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी 3 दिन पहले, कान के अंदर संक्रमण हो रहा है। ये बहुत अजीब और गरीब कोरोना है, ये मेरे जान का दुश्मन। और इसको WHO ने कह दिया है। अब आप नहीं डरा रहे, मैं नहीं डरा रहा, WHO आके बोल गई, कल भी बोल गई कि ये जाने वाला नहीं है। यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में तो तमाम लोग जाने कहते घूम वाला रहे नहीं हैं, है। अरे ये वायरस क्या होता है, तो तो ये मामूली WHO बात बोल है, गई सब लोग आके ठीक हो अपने जाते प्लेटफॉर्म हैं से। और बड़ा मामूली इस टाइप का वायरस है। यहाँ तो इस तरह की बातें चल रही हैं। अभी डॉक्टर दुबे की बात आपने सुनी, बेचारे दिन भर परेशान रहते हैं। नहीं, लोग समझ नहीं रहे। जब उनके बड़े पहुंच जाएंगे अस्पताल, जब रोएंगे। अच्छा, एक और हो रहा है यूपी में, हमने बहुत सी देखा रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं, लेकिन बाद में कोरोना हो रहा है। तो एक रिपोर्ट नेगेटिव आने से इसका वो नहीं होता समाधान। इसलिए कोरोना से एहतियात जरूरी है। मैं संक्षेप में यही कहूंगा। मैं डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं। के प्यारे भाइयों बहनों, आप बहुत महान हैं, आपको कोरोना से बचना है। ऑलराइट, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं, IMA की अध्यक्ष हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, बहुत स्वागत है आपका। आपने 2 विशेषज्ञों की बात सुनी और आज लखनऊ में भी केसेस जिस तरह से लगातार बड़ी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, आप जांचें जितनी करते जा रहे हैं, केसेस निकलते जा रहे हैं। आज लखनऊ में यूपी में रिकॉर्ड टूटा, मोर देन 4500 केसेस। और लोग अभी भी अवेयर नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। आप अगर उन्हें बताएं कि कोरोना क्या है तो आपसे लड़ने लगते हैं और आपको ही उल्टा समझाने लगते हैं कि ये कोई गंभीर वायरस नहीं है। हम लोग जब भी कोशिश करते हैं, कई सारे मरीज आते हैं, हमारी OPD चल रही है और इमरजेंसी सेवाएं भी सतत रूप से सभी अस्पतालों में दी जा रही हैं। जो इलेक्टिव केसेस हैं वो हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं या डेफर कर रहे हैं। मरीज जिद करते हैं कि नहीं, मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, मेरा इलाज कर दीजिए, जबकि वो कई बार टाला जा सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा, कितना भी समझाइए कि देख, अरे डॉक्टर साहब हमें कुछ नहीं होगा, हमें जांच की जरूरत नहीं है, आप बेकार परेशान हैं, इस तरह की बातें। मतलब आप बेकार परेशान हैं? 40 से 50% मरीज जो हैं, मतलब डॉक्टरों से ये कहते हैं कि आप बेकार में परेशान हैं। हाँ, आप बेकार परेशान हैं। कमाल है भाई, मतलब कमाल है। आप हमें अगर समझा रही हैं हाँ। कि आप कोरोना का टेस्ट करा लीजिए, बचाव कर लीजिए, बिना मास्क के ना घूमिए, क्योंकि मरीज तो आते रहते हैं और उसमें जो लोग भी इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करिए, तो वो उल्टा ही यही सब जवाब मिलते हैं हम लोगों को। तो अब ये स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। लोग इस बीमारी की सीरियसनेस और कॉम्प्लिकेशंस को अभी भी समझने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से आप निरंतर प्रयास करते रहे हैं अवेयरनेस जनरेट करने की, अगर शॉर्ट क्लिपिंग्स ऑफ कोरोना पेशेंट्स हु आर सफरिंग एंड एडमिटेड इन हॉस्पिटल्स
अगर इसकी क्लिपिंग्स दिखाई जी। जाएं तो शायद बहुत सारे लोग समझ मैडम पाएंगे पता है कि जब मैं ये डिबेट करता हूं तो सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं कि अरे ब्रजेश मिश्रा रात में 8 बजे आते हैं और सबको डरवाते हैं। डरवाते हैं, ये कितनी गलत धारणा है। इन बातों को और एक लोगों दिन के दिमागों डॉक्टर अनूप जी ने भी मुझे एक दिन कहा कि जब सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि आप डरवाते हैं, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो सच बता रहा हूँ और आपको गवाही में रखता हूँ, तो मैं बिल्कुल। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो गवाह तो आप भी हो। जी डॉक्टर श्रीवास्तव गो अहेड। जी, तो ये एक व्यवहारिक परेशानी है जो सभी डॉक्टर्स को फेस करना पड़ रहा है। जी। लोग अपने ऑपरेशन डिफर कराने को तैयार नहीं होते हैं, टेस्ट कराने को तो कहिए ये तो कैजुअल डरते एटीट्यूड हैं। का कारण क्या है? आपने क्या सोचा, आपको क्या लगा? हमें यही लगता है कि लोग अभी भी अवेयर नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है, किस बुरी तरह से फैल रही है, कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं और उन्हें क्या तकलीफें हो रही जी। हैं। इन तकलीफों के बारे में बताया जाए कि अगर आप संक्रमित हो गए तो क्या क्या संभावनाएं हैं, तब शायद आधी जनता इसको मानने को तैयार होगी। ओके, मैं लोग डॉक्टर एक्सेप्टेंस नहीं है। ओके, मैं acceptance डॉक्टर about अनूप the अग्रवाल जी disease को नहीं है। आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत स्वागत आपका और थैंक यू कि आपने पेशेंसली इतना वेट किया। आप देख रहे होंगे कि पिछली डिबेट के वक्त और आज की डिबेट के वक्त उत्तर प्रदेश बदल चुका है, लखनऊ बदल चुका है। तब आप जब हमारे साथ लास्ट डिबेट में थे तब यूपी में 200 केसेस मिल रहे थे, आज अकेले लखनऊ में 500 से ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। ये स्थितियाँ बड़ी खतरनाक हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो आपने कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की, जिसको लोग कहते हैं डराने की मुहिम चला रखी है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। ये आपकी मुहिम बहुत सारे लोगों को अवेयर कराती है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये क्यों बढ़ रहा है। जैसा सब हम लोगों ने कहा कि लोग को पता है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन शायद वो मानना नहीं चाहते हैं। दो चीज़ों को मैं आपको बताना चाहता हूं। सरकार ने अब एंटीजन टेस्टिंग और शुरू कर दी है। लोगों को इस बात से अवेयरनेस होगा कि जो लोग एंटीजन टेस्टिंग करा के निगेटिव आ रहे हैं वो निश्चिंत होकर मत बैठें, क्योंकि 50 से 60% एंटीजन निगेटिव होने के बावजूद भी वो पॉजिटिव हो सकते हैं। इसीलिए एंटीजन टेस्टिंग वो सर्वे के लिए करी जाती है, वो डेफिनेटिव टेस्ट नहीं है। दूसरा, जो इवन RT-PCR टेस्ट होता है वो भी 30% चांस ऐसा है कि अगर रिपोर्ट निगेटिव आई है स्टिल पेशेंट पॉजिटिव हो सकता है। मैं आपको एक डाटा ये इसलिए बताना चाहता हूं कि इस समय सरकार ने एक एंटीजन टेस्टिंग की मुहिम चला रखी, जगह जगह कैंप लगा के हो रहा है, लखनऊ में भी। और जो लोग निगेटिव आ रहे हैं वो ऐसा मान के चल रहे होंगे कि अब हम घूम सकते हैं, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें लाइसेंस मिल बट गया। ये सच नहीं है। जिनका निगेटिव आ रहा है वो स्टिल पॉजिटिव हो सकते हैं। जी। तो आप कहीं भी आज बाजार में जाइए या इवन हम लोगों के हॉस्पिटल में, अक्सर हमारे बाहर कोविड के जो स्क्रीनिंग सेंटर है जो दरवाजे पर हॉस्पिटल पर होता है, हर व्यक्ति बहस करता है, उसको मास्क देना पड़ता है, हर व्यक्ति अपने साथ 2 अटेंडेंट को लाना चाहता है। क्या बहस करता है? बहुत बहस से के ऐसे दौरान मरीज ये हैं डॉक्टर जिनको अग्रवाल बीमारी क्या 7 बातें साल करते से- हैं, इनके मन में क्या चल रहा होता है और ये किस प्रकार की बातें करते हैं, हाँ, थोड़ा हमें ये बहस- भी चर्चा करनी चाहिए। जी हाँ, देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब उनको समझाया जाता है कि भाई देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का समय है, हॉस्पिटल के OPD की कैपेसिटी 8 से 10 लोगों के बैठने की है, अगर एक मरीज के साथ 2 अटेंडेंट अंदर जाएगा तो वहां पर सब क्राउडेड हो जाएगा, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर पाएगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो व्यक्ति जानते हुए भी वो सिर्फ अपने मरीज की चिंता कर रहा है और दूसरे की चिंता नहीं कर रहा है। वो ये नहीं समझना चाहता है कि अस्पताल में उसका आना, जहां पर ऑलरेडी 8 लोग और बैठे हुए हैं, उसके लिए खतरनाक हो सकता है। तो उसको ये बात समझानी पड़ती और है। कोरोना के बारे में अभी उसकी भी क्या धारणा बहुत से रहती मरीज ऐसा है? ये जो होता है पेशेंट्स जिनको आते हैं ये कोरोना को लेकर किस तरह का डिस्कशन करते हैं? देखिए, मुझे लगता है अभी भी बहुत सारा 70 से 80% वर्ग ऐसा है जिसको लगता नहीं है या महसूस नहीं होता है कि कोरोना से डरने की ज़रूरत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शायद यही कारण है कि ये बढ़ रहा है। उनका ये मानना होता है कि भाई हम कभी कभी निकल रहे हैं, हमें नहीं हो सकता, या हम यंग हैं हमें नहीं हो सकता, या हम मिडिल एज के हैं हमें डायबिटीज़ नहीं है
हमें नहीं हो सकता है। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो लोगों के दिमाग में है कि हम स्वस्थ हैं, हमें ना डायबिटीज है ना हमें कुछ है, इसलिए हमें कोरोना नहीं हो सकता। जी, यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ है जिसके कारण लोग बाहर निकल रहे हैं। बहुत से लोग अस्पतालों में आने की जिद करते हैं, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, हमें टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। जी, ओके। वीरेन जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूं हालात क्या हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर। आज तो 4,500 केसेस मिले हैं, ये तो रिकॉर्ड है और ये बड़ा अपने आप में डरावनी बात है। देखिए, यूपी में तो संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन देश में जब 50,000 रोज मिल रहे थे उसमें कमी आई है। 38,000 के करीब हम पहुंच गए हैं आज जो जांच हुई है। लेकिन यूपी में बात सही है कि आज 50 मौत हुई हैं कोरोना से पूरे स्टेट में। अभी करीब 97,000 केस आए हैं, उसमें से 55,000 के करीब ठीक हो चुके हैं, 40,000 एक्टिव हैं। लखनऊ में आज 507 केस हो गए, 500 की संख्या पार हुई। लेकिन एक चीज़ ये लगता है कि अभी तक कोरोना से बहुत सारे गरीब मर रहे थे और सरकार अपना काम कर रही थी, दवा पानी की इंतजाम कर रही थी, दावे कर रही थी। अब लेकिन जब मंत्री फंस रहे हैं इसकी चपेट में, तो अब ऐसा लगता है कि सरकार थोड़ी सजग और होगी, क्योंकि अब ये कोरोना सेलिब्रिटी को भी हो रहा है, मंत्रियों को हो रहा है, अफसरों को हो रहा है। तो अब थोड़ा मामला और गंभीर होगा, क्योंकि अभी स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह, ये 2 पॉजिटिव हैं, मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा कई और मंत्री पॉजिटिव हुए थे, वो ठीक हुए। और अयोध्या में राम मंदिर का इधर आयोजन कार्यक्रम शिलान्यास होने जा रहा है, वहाँ भी मंत्रियों को आने पर रोक है कि कोरोना के सोशल डिस्टेंसिंग के नाते। तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि ये 1,10,000 से ज़्यादा दावा कर रहे थे कि हमारे पास जांच रोज होने लगी है। लेकिन ये जिसका 30 तारीख को जांच हुई थी, आज 3 तारीख हो गई, उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। नहीं, इसमें भी तमाम एंटीजन टेस्टिंग है, मोर देन 60% एंटीजन टेस्टिंग है, जिसकी बात डॉक्टर अग्रवाल कर रहे थे। कौन सी जांच कर रहे हैं और क्या किसको आंकड़ा देकर बेवकूफ़ बना रहे हैं ये जाने। लेकिन हम इतना जानते हैं कि कोरोना के नाते स्थिति ये है कि आज खुला कल बंद, इधर खुला उधर बंद, दाएं खुला बाएं बंद, नारंगी खुला हरा बंद, 5 दिन खुला 2 दिन बंद, अब सब बंद या सब खोल दीजिए। ये कुछ समझ नहीं आता है कि सरकारी आदेशों में ये रोज तोता उड़ मैना उड़ खेला जा रहा है, लेकिन इससे इस बीमारी की भयावहता कम नहीं हो जाती। अब लोग कहते हैं कि साहब वो हमको इलाज नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, अस्पताल में समस्या है, नेताओं के पास दौड़ते भागते हैं, मंत्रियों के पास जाते हैं। मंत्री झिटक दे रहे हैं कि तुम्हें अस्पताल पड़ी है, यहाँ देख नहीं रहे हो मंदिर बना रहे हैं, पहले वो करें कि पहले ये देखें। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इस कोरोना ने यह साबित कर दिया कि जिनको अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर घमंड है वो इसके भरोसे ना रहे, क्योंकि ये बीमारी बड़े बड़े लोगों को छोड़ नहीं रही, मंत्री तक की जान ले रही है। तो ये भूल न करना और घर से तभी निकलना जब विधायक खरीद करनी हो, अन्यथा घर से निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश में मौसम चल रहा है विधायकों की खरीद फरोख्त का। तो ब्रजेश जी, शराब तो देखिए वैसे भी अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाती हुई संभाल रही है हमारे देश में, और हमारे यहाँ जनसंख्या भी इतनी है कि गरीब मरे तो कोई बात नहीं, लेकिन मंत्री मर रहे हैं, लोग बड़े बड़े लोग मर रहे हैं। तो आश्चर्य की बात यह है कि मंत्री की डेथ हो गई और इसकी इंक्वायरी तक नहीं बिठाई गई कि एक मिनिस्टर की डेथ कैसे हुई। मतलब मुझे हैरानी है कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य या चिकित्सा शिक्षा या उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसकी कोई इंक्वायरी सेटअप क्यों नहीं की कि आखिर मिनिस्टर की डेथ कैसे हुई। 18 तारीख से मंत्री भर्ती थी संजय गांधी पीजीआई में, 18 तारीख से लेके
2 तारीख तक के बीच क्या ट्रीटमेंट दिया गया, क्या स्थितियां थी, कौन कौन लोग ट्रीटमेंट में थे, ट्रीटमेंट की हिस्ट्री क्या थी, ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या था। हालात बिगड़ रहे थे तो उनको एम्स दिल्ली या मेदांता क्यों नहीं भेजा गया, इस पर कोई जांच नहीं हुई। वो भी सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर की मौत हो गई और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जैसे बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया है कि किसी प्रदेश के स्टेट के मिनिस्टर की, कैबिनेट मिनिस्टर की डेथ हो जाए, किसी को फर्क नहीं और पड़ा। सरकार में कोई मतलब आपको दिखेगा ही नहीं कि उनका कोई कुलीग मर गया है। बिल्कुल ठीक है, मतलब कमाल है, मतलब इतना, मतलब इतनी, मतलब तो हद हो गई भाई। निश्चित ही इस पर बृहद जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि ये कैसा इलाज चल रहा था और मंत्री की किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। खाली कोरोना के भरोसे जिसको सर्वश्रेष्ठ इलाज दिया जा सकता है वो, और उनकी उम्र भी अभी ऐसी नहीं थी, वो शरीर से भी अभी फिट थी, अचानक उनका चले जाना निश्चित ही ये बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है तंत्र पर जो इलाज कर रहा है। नहीं, मैं मंत्री परिषद के व्यवहार से भी चकित हूँ, दुखी हूँ कि एक उनके कुलीग की डेथ हो गई और मुझे हैरानी है कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ब्रजेश जी, ये 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ कई डॉक्टर बैठे हैं, अस्पतालों के सरकारी डॉक्टर भी हैं। इनसे पूछो इनके यहाँ कई ट्रूनेट मशीन हैं। कोई कहेगा 1 है, कोई कहेगा 2 है। और एक ट्रूनेट मशीन एक दिन में कितनी जांच करती है? बहुत ज़्यादा 10 से 15। तो ये 1 लाख टेस्ट किसका कर रहे हैं? अब ये व्यवस्था को खाली आंकड़ों से संतुष्ट करना है या सच में किसी को इलाज देना है, मदद करनी है? जी, कंक्लूड करें। देखिए, हम आज दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन जो आगे पीछे स्थितियां चल रही हैं उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है और ये कोरोना की बड़ी हकीकत लिखा है। सुनिएगा जी। कि मंदिर मस्जिद बंद कराकर लटका विद्यालय पर ताला और सरकारों को खूब बहा रही धन बरसाती मधुशाला और डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी लॉकडाउन को धो डाला और भक्तों के व्याकुल हृदयों पर रस बरसाती मधुशाला और बंद रहेंगे मंदिर मस्जिद, खुली रहेगी मधुशाला। ये कैसी महामारी है, सोच रहा ऊपर वाला। वाह भाई वीरेंद्र जी, आपका कोई जोड़ नहीं है इन सब बातों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कुछ आपने मन हल्का किया डॉक्टर दुबे का। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। डॉक्टर वेद प्रकाश भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। KGMU के वरिष्ठ चिकित्सक हैं और इनकी खूबी क्या है कि ये कोरोना के मामले के एक्सपर्ट हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के प्रकरण पर इनकी सेवाएं कई शहरों में ली हैं जहां स्थितियां बड़ी विकट थीं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वेद, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में संक्रमण लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इन दिनों हालात ऐसे हो गए हैं डॉक्टर वेद की, पहले तो पूरे उत्तर प्रदेश में 500 केसेस नहीं मिलते थे, अब तो अकेले लखनऊ में 500 केसेस मिल रहे हैं। क्या हालात हैं और आप लोग कैसे निपट रहे हैं इससे? देखिए ब्रजेश जी, जैसी स्थितियां हैं आप देख रहे हैं और ये कई बार चर्चा में रहा है कि जब ये ओपन हुआ, लॉकडाउन को जब ओपन करने की बात आई तो अनलॉक 1 या अनलॉक 2, इसमें जो जिस तरह का हम लोगों ने उम्मीद लगती थी कि लोगों ने बहुत ही इसको संजीदा तरीके से लेंगे और जो लर्निंग एक्सरसाइज एक रही है इस दौरान, जो लॉकडाउन के दौरान, तो ऐसा एक जिम्मेदारी भरा व्यवहार कम से कम जो होना चाहिए था वो कम देखने को मिला है। कि जो मास्क लगाना और दूरी पर रहना, ये छोटी छोटी बातें ऐसी थीं कि जिनको बहुत ही रिलीजियस तरीके से, जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से हम सबको इसका अनुपालन करना था। दूसरा, एक जो हवा में नमी की बात है, इससे जो आंकड़े बढ़े हैं, ये भी इसका विषय है कि जो नमी हवा में है उसमें जो ड्रॉपलेट्स हैं या एरोसोल है, माइक्रो ड्रॉपलेट्स है, ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर रहा है। कितनी देर तक सर्वाइव करता है, कुछ आइडिया है? इसकी स्टडीज क्लियर कट इस तरह की नहीं है, लेकिन जहाँ पे क्लोज रूम 2-3 घंटे तो रहता हो। जहाँ क्लोज रूम है ब्रजेश जी, और ज़्यादा देर तक रह सकता है। और क्लोज रूम्स में ज़्यादा लोगों की मीटिंग होना, ये एक खतरनाक स्थिति है। और जो एयर एक्सचेंज, क्लोज डोर मीटिंग्स को आप सजेस्ट नहीं करते हो? क्लोज रूम मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम लोग होने चाहिए और बड़े हॉल होने चाहिए, बड़े हॉल में कम लोगों की मीटिंग हो। दूसरा, उनमें जो एक वेंटिलेशन की व्यवस्था है
वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं कि कितने एयर एक्सचेंजेस बराबर होने चाहिए, तो उस हिसाब से जो एयर एक्सचेंजेस हैं उनको मेंटेन करना चाहिए। एक बात बताओ कि ये होम आइसोलेशन से कुछ फायदा मिला, कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ स्थितियां काबू में आई? डेफिनेटली आप देखिए कि अभी जो आंकड़े हैं, मुझे लगता है कि सैकड़ों से ज़्यादा लोग उसमें ठीक भी हो चुके हैं होम आइसोलेशन में रह करके, और हज़ारों से ज़्यादा की संख्या में लोग होम आइसोलेशन में हैं उत्तर प्रदेश में। और ये ऐसे लोग हैं कि जहाँ पे हमारी जो एक L3 की व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं इन्हीं लोगों से भर रही थी ब्रजेश जी, अगर आप देखेंगे तो वो महत्वपूर्ण लोग हैं और एक उनके पास संसाधन हैं, उनके घरों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं और अफोर्डेबल भी हैं कि वो उन व्यवस्थाओं को कर भी सकते हैं जी। तो ऐसे में ये जो ऑप्शन मिला तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। और इससे कुछ फायदा मिला? बिल्कुल फायदा है और आपका इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है ब्रजेश जी, लगातार आपने इसको रखा है। और नहीं, पर मुझ पर इल्जाम है कि मैं डरवा रहा हूं पब्लिक को। नहीं, डरना चाहिए, कुछ लोगों को जरूर डरना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा निडर हो गए हैं लोग, वो निडरता के उस पे जो घरों में पार्टियां चल रही हैं और जो लोग भीड़ लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ पॉलिटिकल एक्सरसाइज भी होती रही हैं, कई प्रांतों में ऐसा देखने को भी मिला है। तो जो एक जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार जो उम्मीद थी, उसको इतनी जिम्मेदारी से डॉक्टर आशुतोष दुबे, आप मुझे बताइए सर कि होम आइसोलेशन पॉलिसी के बाद आपके पास जो प्राथमिक स्टेज के मरीजों का लोड था, ये कुछ कम हुआ अथवा नहीं हुआ? निश्चित रूप से होम आइसोलेशन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक तो सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि जो कम तकलीफ वाले मरीज थे उनको घर पे रहने की सुविधा मिली। इससे उनका एक मानसिक संतुलन बना रहता था। एक अस्पताल का फोबिया होता था जो लोगों के मन में कि हम अस्पताल में जाएंगे, हमारे परिजन हमें नहीं मिल पाएंगे। उसका कारण जानते हैं क्या था? ये जो दुर्दशा की तस्वीरें लोगों ने देखी ना, उससे लोग भयग्रस्त हो गए। तो इसका एक बहुत इफेक्ट पड़ा और घर में लोग रहने का आग्रह करते हैं। जो सुविधा संपन्न लोग हैं, जिनके घर में इस तरह के आइसोलेट करने की सुविधा है, इस तरह से काफ़ी हमारे हॉस्पिटल्स पर भी दबाव कम पड़ा और इसलिए जो है अब मरीज जैसे जो होते हैं उनको जो हमारे जो अच्छा, अब ये बताइए कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जो आइसोलेशन में, उन्हें क्या करना चाहिए? उनको आप सलाह दो। देखिए, होम आइसोलेशन के बेसिक हमारी टोटल वही है कि आप अपने सेपरेट कमरे में रहिए, आपका टॉयलेट सेपरेट होना चाहिए, आप अपने परिजनों से नहीं मिलेंगे, आप घर के अंदर मास्क लगा के रखेंगे, आपका पूरा सब कुछ सेपरेट रहेगा, आपकी किसी भी चीज़ को घर का कोई व्यक्ति शेयर नहीं करेगा और आप लगातार जो है अपना जो है पल्स देखते रहेंगे, ऑक्सीजन अपना देखते रहेंगे और लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन लेवल कितना तक रहना चाहिए तो नॉर्मल है, और कौन सी वो कंडीशन है कि जो अलार्मिंग है? देखिए, 94 जो हम लोग बताते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो 94 के ऊपर ही होना चाहिए। अगर आप 94 के नीचे आ रहा है तो निश्चित तौर पर जो है आप जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सीएमओ के कंट्रोल रूम से संपर्क करिए और आप जो है उसे सलाह लीजिए कि आपको किसी मतलब मिनिमम 94 आपको मेंटेन करना है? यस, बिल्कुल। ओके। और पल्स क्या होनी चाहिए? पल्स जो है होती है हमेशा जो है 84 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर पल्स हमारी है 84 के ऊपर जा रही है तो एक अलार्मिंग साइन होता है। आपको निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा और आप जो है किसी। अच्छा, इस दौरान दवाएं क्या लें हम? ये दिखाना है जरा। देखिए, दवाओं का बेसिक कोई ऐसा कोई वो नहीं है, खास करके कोरोना के लिए ना भी कोई दवा है ना कोई वैक्सीन है। जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे जो हम लोग विटामिन सी बताते हैं, विटामिन बी बताते हैं, विटामिन डी बताते हैं और जो भी हमारे जितने भी इम्यून बूस्टर्स बताते हैं, सब ये चीज़ें हैं। बेसिक हमारे एहतियात हैं। हमारा स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, खुली हवा आनी चाहिए, घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, हमारा सेपरेट रूम होना चाहिए जहाँ पे और लोग डरे ना जांच कराने के लिए सामने आए। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये है कि लोग जो है इसको छिपाए नहीं। एक लखनऊ में और भी चीज़ देखने के लिए मिले, लोग आते हैं, जांच कराते हैं, अपना गलत नाम पता लिखा देते हैं, जिसके बाद उनको जो है ट्रेस किया जा रहा है तो अब मिलते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी। डॉक्टर वली, डॉक्टर एम वली साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वली, आपका क्या सजेशन है कि जो लोग होम आइसोलेशन में अपने घरों के भीतर हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उपाय अपनाने चाहिए खुद को फिट रखने के लिए? एक्चुअली ये थोड़ा मेंटल ट्रॉमा भी है ये केस कोरोना का, क्योंकि आप सबसे आइसोलेट होते हैं, अलग होते हैं, आप किसी से मिल नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, एक रूम के अंदर आप कन्फाइंड हो जाते हैं।
पागल हो रहे हैं लोग, घर में बैठ के दिमाग हो रहा है उनका खराब बहुत। उसको कुछ नहीं, इसका होम आइसोलेशन बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, लेकिन उसमें लोगों की जो मानसिक अवस्था है उस पर भी ध्यान देना है। मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। एक तो जल नीति करिए, जल नीति। आप अपने चैनल के माध्यम से पहली बार ये बता रहे हैं कि घर में जल नीति करिए। जल नीति बहुत जरूरी है। जो लोग मास्क के बगैर बाहर घूम के आ रहे हैं, अगर उनका वायरस नाक में घुस गया है, पाबंदी से घर आकर जल नीति कीजिए। दूसरा, शंख बजाइए। और आप घर में आइसोलेशन की जब बात कर रहे हैं और ऑक्सीमीटर की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत पढ़ी लिखी लेडी का ऑक्सीमीटर है और ये कल बहुत बड़े दिल्ली के अस्पताल में गई थी। इसमें 74 पल्स है और 74 सैचुरेशन है और 154 से ज़्यादा इनकी पल्स है। इनको घर भेज दिया गया ये कह के कि आपको दिल की कोई बीमारी नहीं है, कोविड के लिए नहीं देखा गया। मैं क्या बताऊं आपको, देख लीजिए 74 पल्स 157, आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं बता रहा हूँ 74 पल्स 157। ये पढ़ी लिखी लेडी हैं, बहुत महंगे अस्पताल में गई थी दिल्ली के, मैं अस्पताल का नाम नहीं बदनाम करूंगा, ये भी हो रहा है। अच्छा, एक बात और बता रहा हूँ, 50 मौतें हुई हैं, जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए फिक्स? आपने क्यों नहीं जवाबदेही फिक्स पे बहुत इसका कंसेंसस बनवाइए कि जवाबदेही होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। समबॉडी शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू आंसर। 15% लोगों का लाइव स्टॉक बिक गया है, गाय भैंस बिक गए हैं। 6% लोगों ने अपना घर गिरवी रख दिया है, ये आज का डेटा है। और जुर्माना मास्क का जो है ये बढ़ना चाहिए। उसके बाद आप घर पे रहिए और घर पे रह के अनुशासित रहिए। देखिए, घर पे रहने की बात जब समझ में आती है जब 4 लोगों को या 5 लोगों को कोरोना डायग्नोस हो। अगर एक आदमी एक कमरे में रह गया तो उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। अभी मेरे पास एक केस आया है, उसमें 30 साल की जवान लड़की जो जर्मनी में नौकरी करती है, उसने हैंग कर लिया, सुसाइड कर लिया, उसको बाद में कोरोना निकला। तो कोरोना मानसिक तौर पर हमको प्रताड़ित कर रहा है। हमको ये आज बता रहा हूं मैं आपके चैनल पे, ये मानसिक तौर पर लोगों का संतुलन खराब कर रहा है। तो घर पे रह के अपना पूरा मनोरंजन रखें, बच्चों के साथ रहें, बड़ों के पास नहीं जाना है, एल्डरली लोगों के पास, लेकिन अनुशासित रहना है। मैंने आज 2 शंख मंगाए, मैं ला नहीं पाया, ऊपर नीचे रखे रह गए। शंख बजाएं, बांसुरी बजाएं, व्यायाम करें, पूजा करें। आज बहुत अच्छा दिन है, सबको रक्षाबंधन की पावन पक्ष की शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से। शुक्रिया। और योग करें, योग व्यायाम, योग व्यायाम, कलौंजी और काढ़ा, अश्वगंधा, ये सब चीजें इस्तेमाल करिए। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, अच्छी ऑक्सीजन में सांस लीजिए, खिड़की खुली रखिए जी, खिड़की खुली रखिए। ओके, ऑलराइट। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, आप क्या सजेस्ट करेंगी कि जो लोग भी होम आइसोलेशन में हैं या जो हॉस्पिटल में हैं, जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, डूज एंड डोंट क्या होने चाहिए? एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें क्या अपनी भूमिका, जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं उन्हें, या जिन्हें लगता है कि उन्हें लक्षण है उन्हें टेस्ट कराना चाहिए उन्हें? देखिए, जिन्हें लक्षण है उन्हें टेस्ट तो 100% कराना चाहिए, इसमें तो संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उन्हें फौरन डॉक्टर के पास जाके और अपनी जांच कराएं। जो डॉक्टर है वो डिसाइड करेगा, वो प्रिस्क्राइब करेगा कि कोविड-19 का टेस्ट होना चाहिए, तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं वो सख्ती से सारे रूल्स, आइसोलेशन के रूल्स बने हुए हैं, उनका पालन करें। जैसा डॉक्टर वली साहब ने बताया, डॉक्टर दुबे ने बताया, ये सारी बातें अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इम्यूनिटी योगासन से बढ़ रही है, जो प्राणायाम है उससे बढ़ सकती है। जल नेति जिसकी बात डॉक्टर वली कर रहे हैं, वो तो किसी योगा एक्सपर्ट के अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टीम लेना चाहिए, स्टीम से कुछ फायदा है? हाँ, स्टीम इसलिए लेना चाहिए कि जो पैरानेजल साइनसेस हैं वहां तक स्टीम पहुंचता है। तो वो टेम्परेचर अगर हाई होगा 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, तो कोरोना वायरस के नष्ट होने के चांसेस होते हैं। ये वायरस कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक सरवाइव करता है? 70? ये 70 डिग्री तक तो सरवाइव करता है। 60 डिग्री
270 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सरवाइव कर जाता है। इसीलिए ये जो उम्मीद थी हिंदुस्तान में कि गर्मियां आएंगी, मई का महीना आएगा तो वायरस मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। न इसको सर्दी में ये मरा और न गर्मी में। एक्चुअली ये बिल्कुल कैरेक्टरलेस वायरस है, इसका अपना कोई कैरेक्टर ही नहीं है। क्या आपने बात कही, वाह भाई, नोट किया जाए, ये बड़ी ऊंची बात इन्होंने कही। सही इट्स ए कहा, कैरेक्टरलेस सही कहा। वायरस, ये आज का वर्ड है भाई, नोट किया जाए। वाह, क्या बात कही दुष्ट आपने। वायरस। हाँ, इट्स ए कैरेक्टरलेस वायरस, चरित्रहीन वायरस है ये। Very good. ये बहुत बढ़िया, आप मतलब मैम, वाह, बहुत बढ़िया बात आपने Thank कही। you. सिंपली सही आपने कहा। इसको डिफाइन कर दिया। यस, गो है डॉक्टर श्रीवास्तव। तो बहुत इसलिए अच्छा किया मैंने आज पॉलिटिशियंस को नहीं बुलाया जी। थैंक यू जी। तो इसलिए सावधानी ही सबसे उचित उपाय है। जैसा कि कमरा खुला होना चाहिए, एसी का उपयोग कम से कम करें, खिड़की दरवाजे खुले रखें ताकि स्वच्छ हवा आए। कमरे में भी चाहे डॉक्टर्स हों या नॉन डॉक्टर्स जी। हों, अपने चैम्बर में लोगों को ना बुलाएं, एग्जामिनेशन रूम में एग्जामिन कर लें और प्रिस्क्रिप्शन अपने चैम्बर में करके दे दें। ये मेरी पर सलाह एक डॉक्टर्स चुनौती इस को बात है। की है ना डॉक्टर रमा, कि संक्रमण को कैसे रोका जाए। देखिए, ये रुकेगा तो है नहीं, संक्रमण तो बढ़ेगा, क्योंकि 130 करोड़ की जनता अक्षरशः पालन नहीं कर रही है। जो प्रिकॉशनरी मेजर्स बार बार समझाए जा रहे हैं, 6 महीने हो गए अब तो, इसका पालन अच्छा, नहीं हो इंटरेस्टिंग रहा बात है। क्या है कि अब कोई समझाना भी नहीं चाहता। हाँ, सब थक चुके हैं। अब देखिए, कोई सब अवेयरनेस थक चुके कैंपेन हैं। नहीं चल रही है। अब आपसे कोई नहीं कहता कि साहब मास्क पहन लो या हाथ धो लो या सोशल हाँ। डिस्टेंसिंग करो। अब कोई नेताजी भी अरे नहीं जी, आप कहते। मत थकिएगा, अरे आप दिन, समझाते रहिएगा, आप अरे मत डॉक्टर वली थकिएगा। रोज गाली खाता हूँ। रोज लोग लिखते हैं कि क्या रात में 8 बजे आ जाते हो, 4 डॉक्टरों को बिठा के डराने आ जाते हो। जी डॉक्टर श्रीवास्तव, गो अहेड। नहीं, डराना वर्ड तो सही नहीं है, ये जागरूक करना सही होना चाहिए। लेकिन लोगों को रात के समय ये देख के फिर रात की नींद में सपने आते होंगे बुरे बुरे। हाँ, एक्चुअली ये ऐसा जब देश है ना, यहाँ दिन भर ये बताओ नहीं ऑल इज वेल, बहुत बढ़िया है, आपको कुछ नहीं होगा, तब लोग हाँ। प्रसन्न होता है। यहाँ अगर आप बता दो, बिल्कुल। जैसे आप ही से लोग लड़ते हैं, अरे डॉक्टर साहब हमें कुछ नहीं होगा, आपको क्या हाँ। पता। मतलब डॉक्टरी हमारे- आपने की है और डॉक्टरी वो आपको आके बता रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल, वैसे हमारा बिल्कुल, प्रोफेशन वो- हमें लोग बताते हैं कि तुम्हें ऐसी पत्रकारिता करनी चाहिए। ये विडंबना है हमारे भारत सरकार की। यहाँ डेमोक्रेसी है और लोगों को बोलने की छूट है, कुछ ओके, भी बोल सकते डॉक्टर हैं, अनूप कभी भी अग्रवाल, बोल सकते हैं, आपका कहीं भी अनुभव बोल क्या सकते हैं। कहता है कि इस संक्रमण को रोका कैसे जाए। मुझे लगता है कि ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि चाहे आप यूरोपियन कंट्री को देखें, ईस्ट एशिया के देश देखें, मिडिल ईस्ट देखें, तो सब ने संक्रमण को फैलने से रोकने में सारे संसाधन और ताकत झोंका। हम क्या कर रहे हैं कि हम संक्रमण फैल रहा है, इस पे रोकने में हमारी कोई बड़ी दिलचस्पी नहीं। जो केसेस आ रहे हैं हम उनको आइसोलेट करें या बेड दें, हमारी दिलचस्पी इसमें। अगर हम ओरिजिन ही रोक दें तो मुझे लगता है कि हम इधर तो फिर कंट्रोल कर लेंगे ना। देखिए ब्रिजेश जी, पहले तो मैं आपको कह दूं कि मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के कहने से डरने वाले हैं कि आप डरा रहे हैं। आप अपनी ये डराने की मुहिम जारी रखिए। और बाहर और हिंदुस्तान में अंतर बता दें कि बाहर हेल्थ की जो व्यवस्था है वो पहले से सुदृढ़ थी। तो जब कोरोना आया उन्होंने अपना दिमाग इसको रोकने में, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने पर, फिजिकल डिस्टेंसिंग पर, हाथ धोने पर और इलाज करने पर लगाया। जबकि हिंदुस्तान में इसके उलट व्यवस्था थी। हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी। जब कोरोना आया तो हमने सबसे पहले अपनी व्यवस्था बनाने की शुरू करी, जो आज भी सफिशिएंट नहीं है। हमारे देश में मास्क की उपलब्धि नहीं थी, मास्क बनाने के लिए सफिशिएंट फैक्ट्रियां नहीं थी, पीपी उपलब्ध नहीं थे। तो हमारा सारा दिमाग पहले अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड संसाधनों को जुटाने में ही जा रहा है और आज भी जा रहा है। तो हम बचाने पे जोर कहां से देंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे विदेशों और हिंदुस्तान में अंतर यह कि आज भी हिंदुस्तान में बहुत बड़ी जनसंख्या में एजुकेशन की कमी है, जबकि बाहर ऐसा नहीं है। हमारे आपके सरकार और सबके मिलके बार बार समझाने के बावजूद आपको आम तौर पे डॉक्टर अग्रवाल एक बात कि देखिए, लोग मास्क अमेरिका नहीं तो लगा बहुत रहे पढ़ा हैं, लिखा है, सोशल डिस्टेंस डेवलप्ड कंट्री है, मोर देन 50 लाख केसेस उनके यहाँ निकले। जी। उन्होंने क्या चूक की।
नहीं, उन्होंने छूट नहीं दी। देखिए वहां पर भी अगर आप अमेरिका में देखें, बीच बीच में इतना विद्रोह हुआ कि क्यों हमारे यहाँ लोग ने सोशल डिस्टेंसिंग वहां भी नहीं फॉलो करी। शुरू में उन्होंने माना कि ये सब जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ट्रंप जी ने अभी 10 दिन पहले मास्क पहनना शुरू किया। वहां के जो प्रेसिडेंट ट्रंप थे वो ही नहीं मानते थे कि मास्क पहनना जरूरी है। तो ये ना समझी वाले स्टेप हुए जिसके कारण बढ़ा है। और असल में जब नेता और अधिकारी ही डॉक्टर हो जाएगा, वही एडवाइस करेगा, तो प्रॉब्लम तो होगी ना, चाहे वो ट्रंप हो और चाहे वो ट्रंप के दोस्त लोग हों। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको हर जगह उस तरह के लोग मिलेंगे। एक्चुअली ये एक माइंडसेट है। बिल्कुल, ये कोई एक नेता नहीं होता, ये एक लोगों का माइंडसेट है। ये चाहे वो ट्रंप हो और चाहे वो, अपने देश में भी बहुत से लोग ऐसे हैं। बिल्कुल। हमारे देश में भी आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में टीम 11 में कितने डॉक्टर शामिल हैं, पॉलिसी मेकिंग में कितने डॉक्टर शामिल हैं। उसमें आप लोग की जरूरत नहीं है। वहां एक से एक प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, वो आपको डॉक्टरी पढ़ा सकते हैं, आपको ऑपरेशन करना सिखा सकते हैं, दवाओं का कंपोजिशन बता सकते हैं, आपको वो कैसे ऑपरेशन करें आपको सिखा सकते हैं वो। और ब्रजेश जी, एक तरफ मैं आपका और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस तरह से होम आइसोलेशन की शुरुआत करी गई, लेकिन अभी वो सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए है। अब समय आ गया है जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इवन माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि जिसमें बहुत हल्के लक्षण हैं, उनको भी गवर्नमेंट होम आइसोलेशन की सुविधा दे। क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, ये कौन सिम्टोमेटिक है, सिम्टोमेटिक सब आइसोलेशन में है, सब होम आइसोलेशन में, कोई बात तो मान नहीं रहा है। और न प्रशासन के पास इतना टाइम है। वो 3 दिन में एक बार फोन करते हैं आइसोलेशन वालों को और पूछ लेते हैं सब ठीक है ना, घर पे है ना, बस इसके अलावा कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। ओके, डॉक्टर वेद प्रकाश, आप मुझे बताइए ये फैलते संक्रमण को कैसे रोका जाए? क्योंकि जिनको हो गया है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, आइसोलेशन में ठीक होंगे जैसी भी स्थितियां बने, लेकिन ये फर्दर संक्रमण ना फैले, हमें इसके लिए क्या एफर्ट लेने चाहिए? देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अनुपालन जिस तरह से एनफोर्समेंट है उसको बहुत ही सख्ती के साथ करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से 100 रुपये का फाइन था उसको बढ़ा करके 500 रुपये किया गया मास्क ना लगाने पर। इसमें अच्छा, करोड़ों रुपया सरकार ने इसी से बना लिया। ये मकसद पैसा बनाने का नहीं है, मकसद है कि लोग इस बात को एक आपदा को अवसर में बदल लिया, ये है मतलब उसका। नहीं, ये देखिए, इससे पता नहीं आए तो क्या होगी, मुझे नहीं पता इसका आंकड़ा, लेकिन मैं अरे करोड़ों रुपए आ रहे हैं डॉक्टर साहब, आपको क्या लोग इस बात को समझें जी। लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। कितनी सख्ती की आवश्यकता है उसको किया जाए। दूसरा क्या है कि जो लॉकडाउन है, 51 घंटे का लॉकडाउन इसी तैयारी के लिए भी है और इस रिहर्सल के लिए है, और लोगों को ये याद दिलाने के लिए है कि आप अभी भी उसी संक्रमण काल में हैं जहाँ पे आपको बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करना है। छोटी छोटी बातें ही हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब सारी चीज़ें लगभग स्टेबलाइज हो चुकी हैं। उनमें एक चीज़ जोड़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ, और वो जोड़ी है वेंटिलेशन की। जैसे कि आप मैडम ने कहा, सभी लोगों ने उसको रखा है कि खिड़कियाँ दरवाजे खुले होने चाहिए। यदि आप एसी में काम कर रहे हैं तो कोई एग्जॉस्ट चलते रहने चाहिए, जिससे कि वहाँ पे एयर एक्सचेंज होता रहे। जो मीडियम है वो ऐसा ना बने जहाँ पे कि एयरबॉर्न की, क्योंकि अब जो नमी बढ़ी हुई है इस समय एयरबॉर्न के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़े हैं। ओके, तो इसको ठीक करने के लिए जो वेंटिलेशन है इस पे थोड़ा आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि आने वाले दिनों में ये संक्रमण और तेजी से बढ़ेगा? क्योंकि अभी नमी का जो स्तर है लगातार वो तो बढ़ेगा, अभी नमी तो बढ़ेगी, तो ऐसे में हम लोगों को ये एहतियात रखना होगा क्योंकि लगातार बढ़ रहा है। डॉक्टर दुबे, आपका आकलन क्या कहता है? डॉक्टर दुबे, क्या आने वाले वक्त में ये संक्रमण और बढ़ सकता है? देखिए, अभी जैसा कि डॉक्टर बेद जी ने बताया कि जब अगर नमी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इस वायरस की सर्वाइवलिटी बढ़ेगी। तो अगर इसके वायरस ज़्यादा समय तक हमारे समाज में रहेगा तो निश्चित रूप से जो है इसका संक्रमण बढ़ेगा। जहाँ तक रोकने की बात है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत ये है कि एक हम सभी लोगों को जन आंदोलन चलाना होगा, जैसे कि आपने अपने चैनल के माध्यम से शुरू किया है। इसी तरह से हमारे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने हमारे समाज के आइकॉन हैं, जितने हमारे लीडरान हैं, सबको आना पड़ेगा और सबको ये बताना पड़ेगा कि
सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन ही इसकी रोकथाम है। इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है या जब तक इसकी कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, इसके लिए हमारे सब क्षेत्रीय नेताओं को, खास करके जो क्षेत्र में रहते हैं, जो हमारे गली मोहल्ले के लोग हैं, जब तक वो लोग इसको आंदोलन के रूप में नहीं लेंगे कि डॉक्टर साहब क्यों बिना मास्क के आप टहल रहे हैं, मास्क लगाइए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, इवन अब तो सड़क पर हम अपने घर से गली से निकल आए, कॉर्नर पर एक पुलिस वाला खड़ा है, वो डंडा पीट के कहता आप मास्क क्यों नहीं लगाए हो, मास्क लगाओ, इनका चालान काटो। तब पर जब हमारे गली मोहल्ले के लोग, हमारे घर के लोग हमें टोकना शुरू कर देंगे, तब हम मास्क लगाना शुरू करेंगे, हम सैनिटाइजेशन करेंगे। अगर हम कहीं पे इकट्ठा हैं, जब हमारे अगल बगल सबके अंदर एक ऐसी जागरूकता पैदा, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कई बार लाठी से भी जागरूकता आती है, कई बार लाठी से भी जागरूकता आती है। मुझे याद है जब लॉकडाउन किया गया था, पुलिस की भले आलोचना हुई थी, लेकिन लोगों को ठीक कर दिया था डॉक्टर वैद, इन लोग पुलिस ने, और बड़ा कंट्रोल में कर दिया था इन सबको। अभी पुलिस लाठी लेके मैदान में आ जाए, मीडिया भी थोड़ा आलोचना करती है, साहब इनको मारा उनको मारा, पर आप क्या कीजिएगा जब वो मानने को तैयार नहीं है। तो हो सकता है तमाम लोग मेरी इस बात की आलोचना करें, लेकिन जो सच है वो तो कहे है ही, वो तो आपके सामने है। नहीं, वो तो सर बाबा तुलसी ने बहुत पहले ही कहा था, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको बस भय बिन होए न प्रीत। करेक्ट, तो बहुत पहले कहा था। आई डू एग्री विथ यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली, डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर वेद प्रकाश, डॉक्टर दुबे और डॉक्टर रमन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सबका बड़ा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों को बताने, समझाने और इस विपदा से बचाने के लिए अपना कीमती वक्त आप सबने निकाला। भाइयों बहनों, आप सबको कोरोना से बचना है, मास्क लगाना है, मास्क प्रॉपरली पहनिए, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी घर से निकलिए, और सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ रहिए, हाथ लगातार धुलते रहिए, खुद बचिए, समाज को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, शुभ रात्रि।